हेलो डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10। आज हम कर रहे हैं आपके सिलेबस फर्स्ट फ्लाइज बुक की सभी ऑल द 11 पोइम्स की समरी। अगर आप सभी पोइम्स की समरी समझ लेते हैं और याद रखते हैं तो यू कैन एक्चुअली आंसर ऑल द आंसर्स ऑफ एनी पोइम, क्योंकि समरी में आपकी कंप्लीट पोइम रिवाइज हो जाती है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आपके सिलेबस की सबसे पहली फर्स्ट फ्लाइट बुक में पोइम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रख लेना। और पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और समरी ऑफ द पोइम: द पोइट वॉज इन ए सैड मूड, ही वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री। पोइट बड़े उदास मन से था और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, इट हैड बीन स्नोइंग। मौसम काफ़ी ठंडा था और बर्फ़ भी पड़ रही थी। ए क्रो केम एंड सेट ऑन द ट्री। और ऐसे में एक क्रो कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और वो हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठ गया। इट शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। और जैसे ही वो क्रो पेड़ पर बैठा तो जो आइस क्रिस्टल पेड़ के पत्तों टहनियों पर थे वो पोइट के ऊपर नीचे गिरे और पोइट पर गिर गए। एज ए रिजल्ट द पोइट्स मूड चेंज्ड। और जैसे ही आइस क्रिस्टल पोइट पर पड़े पोइट का मूड चेंज हो गया। अब आप याद रखिए, फर्स्ट द पोइट वाज इन सैड मूड, पहले पोइट सैड मूड था। नाउ द मूड इज चेंज्ड, अब उसका मूड चेंज हो गया है। नाउ ही इज फीलिंग हैप्पी एंड इंस्पायर्ड, अब वो खुश और इंस्पायर्ड अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहा है। He saved many precious moments from being wasted. He saved many precious moments from being wasted. और अभी तक उसने अपना बहुत सा समय ऐसे ही वेस्ट बर्बाद कर दिया था। अब उसने अपने बाकी का समय, कीमती समय, प्रीशियस मोमेंट्स वेस्ट करने से बचा लिया। दस द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो प्रूव टू बी समथिंग गुड एंड जॉयफुल। इसलिए पोइट के लिए वो जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के डस्ट, ये बर्फ़ के पार्टिकल क्रिस्टल्स जो उसके ऊपर पोइट के ऊपर गिरे थे वो गुड, प्रूव्ड गुड, अच्छे साबित हुए, एंड जॉयफुल और खुशी देने वाले। नाउ द पोइट फील्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे। और अब पोइट सोचता है कि उसने बाकी का दिन तो अपना वेस्ट होने से बचा लिया। सो इन दिस पोएम पोइट अर्लियर वाज वेरी सैड, पोइट पहले बहुत दुखी था। एंड जो बर्ड्स है वो भी क्रो है, कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल तो होता नहीं है, जस्ट लाइक अदर ब्यूटीफुल बर्ड्स। एंड वेदर वाज वेल आल्सो वेरी एट्रोसियस, मौसम भी बहुत ख़राब था, पोइट भी उदास था। लेकिन जस्ट वन मूवमेंट ऑफ द नेचर, प्रकृति की एक घटना ने पोइट के मूड को एकदम चेंज करके खुश कर दिया। सो ही हैज़ टेकन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम द पोइट। नाउ वी कम टू द सेकंड पोएम फायर एंड आइस। एंड फायर एंड आइस के भी जो आपके पोइट है सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। जो डस्ट ऑफ स्नो के पोइट थे वही सेम फायर एंड आइस के भी पोइट है। तो इस पोइम की समरी देख लीजिए। समरी ऑफ द पोइम: द पोइट हियर टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस पोइम में पोइट एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की समाप्ति, एंड कैसे होगा उसके बारे में बात कर रहा है। देयर आर टू ओपिनियंस अबाउट इट, इसके बारे में लोगों की दो अलग विचार है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन
फायर। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया जब भी एंड होगा इसका फायर, आग में जल के होगा। अदर से दैट द काज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी आइस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड आइस, बर्फ जमने की वजह से हो जाएगा। द पोइट बिलीव्स इन फायर। पोइट कहता है कि मुझे लगता है कि एंड फायर से होगा। इफ द वर्ल्ड हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, लेकिन साथ में पोइट का ये भी कहना है यदि वर्ल्ड को दूसरी बार भी वर्ल्ड का एंड होना, मतलब एक बार नहीं 2 बार, सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस वुड आल्सो विल बी सफिशिएंट रीजन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर तो आइस की डिस्ट्रक्शन पावर भी फायर से कम नहीं है। तो फर्स्ट टाइम एंड ऑफ द वर्ल्ड विल बी विद फायर, बट सेकेंड टाइम द वर्ल्ड विल बी एंडिंग बिकॉज ऑफ आइस। पहली बार भले ही इस दुनिया का अंत आग की वजह से हो, बट दूसरी बार यदि दुनिया का एंड होना हुआ तो वो फायर से होगा। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। हमें यहाँ पे ये याद रखना है, पोइट का कहने का मतलब फायर एंड आइस से, फायर अनकंट्रोल्ड डिजायर ऑफ द पीपल, लोगों को जो बहुत ज़्यादा लालच, अनियंत्रित इच्छाएं एंड ग्रीडीनेस, ये फायर है पोइट के अकॉर्डिंगली। एंड हैट्रेड रिप्रेजेंट्स द आइस। और जो लोग एक दूसरे से आजकल बहुत ज़्यादा हेट, नफ़रत करने लगे हैं, उसको पोइट ने आइस के समान माना है। तो यहाँ पर जब पोइट फायर एंड आइस दो चीज़ें जो बता रहा है कि दिट विल बी द काज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, देन द पोइट मीन्स टू से दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर्स ऑफ द पीपल, लोगों की अनियंत्रित इच्छाएं, एंड हैट्रेड अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति जो नफरत फैल गई है, यही दुनिया के अंत का कारण बन। और अब हम आ गए थर्ड पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोइटेस ऑफ दिस पोएम इज कैरोलिन वेल्स। समरी ऑफ द पोएम। दिस इज ए ह्यूमरस पोएम. It suggests how we can identify the wild animals. ये एक हास्यात्मक कविता है और ये हमें बताती है कि हम वाइल्ड एनिमल्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। द पोएट गिव्स description of animals like the Asian lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear and the crocodile. पोइट है इस पोइम में कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर एंड क्रोकोडाइल, हाइना, चैमलियन एट्सेट्रा एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन बताती है। द एशियन लायन रोर्स लाउडली। एशियन लायन बहुत ज़ोर से दहाड़ता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज। ये एशिया के देशों में मिलता है। इट्स रोर मेक्स वन मस्ट डाई ऑफ ग्रेट फियर। और जब एशियन लायन जोर से दहाड़ता है तो सुनने वालों की जान निकलने लगती है। द बंगाल टाइगर रोम्स फ्रीली इन द फॉरेस्ट। बंगाल टाइगर्स जंगलों में फ्री घूमता रहता है। ही लुक्स नोबल, देखने में बहुत ही शानदार होता है। हिज कलर इज येलो विद ब्लैक स्ट्रीप्स। और बंगाल टाइगर का जो कलर येलो होता है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप धारियाँ बनी होती है। जो लेपर्ड हैज स्पॉट्स ऑन हिज स्किन। और जो लेपर्ड उसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जस्ट लाइक पेपर्ड, जैसे काली मिर्च के स्पॉट होते हैं। एज सुन एज ही सीज समवन ही लीप्स ऑन टू हिम। और ये लेपर्ड की पहचान है कि जैसे वो किसी को देखता है तो उसके ऊपर लीप में झपट्टा मारने लगता है। देन देयर इज द बियर। और अब ये भालू की पहचान बताई है।
व्हेन ए ह्यूमन बीइंग कम्स नियर हिम ही एम्ब्रेसेस हिम टाइटली। बियर, जब कोई ह्यूमन बीइंग उसके पास में आता है तो उसको जोर से पकड़ लेता है। द क्रोकोडाइल कम्स विद टीयर्स इन हिज आइज। नेक्स्ट जो एनिमल है वो क्रोकोडाइल्स है, जो अपनी आंखों में टीयर्स, आंसू निकालता है। बट द हाइना कम्स विद स्माइलिंग फेस। और हाइना बोथ टीयर्स एंड स्माइल्स। और हाइना की पहचान दोनों ही आंसू और टीयर्स होते हैं। द चैम्बलियन इज ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। गिरगिट देखने में छिपकली जैसा होता है, बट इट चेंज इट्स कलर, लेकिन वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, इनहैबिटेट के अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इतने एनिमल्स की पोइटस ने बड़े ही ह्यूमरस वे में इनकी डिस्क्रिप्शन, पहचान बताई है। सो दिस वाज द समरी ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एंड नाउ आवर पोएम नंबर 5, द बाल पोएम। द बाल पोएम के पोइट है जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन। समरी ऑफ द पोएम। The central idea of the poem is to understand the nature of loss of things. इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये समझना है कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी तरह का जो भी लॉस होता है, उस लॉस की प्रकृति क्या है, जीवन में आए हुए नुकसान को हमें किस तरीके से समझना चाहिए। इन दिस मेटलिस्ट वर्ल्ड, पीपल लॉस थिंग्स। जो हमारी जो मेटलिस्ट वर्ल्ड है, जिसमें हमारी धन संपत्ति, भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो तो लोगों की कभी ना कभी खोई जाती है। बट दे हैव टू फॉरगेट द लॉस। लेकिन फिर भी लोगों को इस नुकसान को कभी ना कभी तो कैसे भी करके तो भूलना पड़ता ही है। द पोएम डील्स विद द लॉस ऑफ द बॉल ऑफ ए बॉय। और इस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी नुकसान होता है, इस बात को पोइट ने कैसे समझाया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है एक ऐसे लड़के का जो अपनी बॉल के साथ कितने दिनों से खेल रहा था, लेकिन वो बॉल उसकी अचानक पानी में गिरकर हमेशा के लिए खोई गई। ही इज प्लेइंग विद ए बॉल नियर द हार्बर। बच्चा उस बॉल के साथ एक हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पर शिप, पानी के जहाज आके रुकते हैं, वो हार्बर के पास उस बॉल के साथ खेल रहा था। द बॉल बाउंसेस डाउन द स्ट्रीट एंड दिस लॉस्ट फॉर द एवर इन द वाटर। अब ये बॉल बाउंस करते हुए गली में से, पास में से बाउंस करते हुए हमेशा के लिए पानी में गिरकर खोई जाती है। द बॉय फील्स एन इमोशनल शॉक एट दिस लॉस। और जैसे ये बॉल बच्चे की पानी में गिर के खोई जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा इस बॉल के साथ जो इमोशनली अटैच्ड हो गया था, वो उसका इमोशनल शॉक लगता है उसको। He learns how to stand up with such a loss। और लेकिन इस प्रोसेस के दौरान लड़का ये भी सीख लेता है कि कैसे इस नुकसान के प्रति वो अपने जीवन को एडजस्ट करे। ऑल पीपल लॉस थिंग्स इन लाइफ। इस लड़के को ये भी समझ में आता है कि ये इस तरह की लॉस तो हर किसी के जीवन में होता है, बट दे हैव टू लर्न सूनर और लेटर द नेचर ऑफ लॉस। और हर किसी को जीवन में जो नुकसान होते हैं उनको सहन करके जीवन को आगे बढ़ाना सीखना ही पड़ता है। ठीक है। सो द सेम थिंग हैपन्स विद दिस बॉय। और इस लड़के साथ भी अभी वही हुआ है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पोएम इज दैट poet was witness to all these things what has happened with the boy and his ball। और बॉल के साथ और लड़के के साथ जो हुआ था ये,
कि लड़के की बॉल पानी में गिर के खोई गई थी। पोइट ने ये सब देखा था, बट ही डिसाइडेड नॉट टू कंसोल द बॉय और डिस्टर्ब द बॉय और कंपनसेट द बॉय इन एनी वे। लेकिन पोइट ने ये सब होते हुआ देखते हुए भी उस लड़के को किसी भी तरीके से बिल्कुल भी इंटरफियर किया ही नहीं, किसी भी तरीके से उस लड़के को कंसोलेशन सांत्वना नहीं दी और मेकअप फॉर द लॉस और दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। ही जस्ट लेट द बॉय टू लर्न दिस लेसन हिमसेल्फ। उसने लड़के को ये सारी बातें खुद ही अपने आप सहन करने के लिए एंड देन टू पुट अप विद दिस लॉस, और इस लॉस को सहन करने के लिए ही लेफ्ट द बॉय टू हिमसेल्फ, और उसने लड़के को अपने ऊपर छोड़ दिया। सो दिस वॉज योर पोएम ऑफ द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। नाउ we'll be coming to the next poem. Next poem is your poem number 6, अमांडा, written by रॉबिन क्लिन। ये अमांडा पोएम है जिसको रॉबिन क्लिन ने लिखा है। Let's see the summary revision of this poem. Summary of the poem. Some children have strange habits. Their parents ask them to amend these habits. कुछ बच्चों की कुछ अलग से आदतें होती है अजीब, उनमें से कुछ हैबिट्स अच्छी नहीं होती। पेरेंट्स उनकी उन हैबिट्स को डिस्करेज करते हैं, चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए उनको कांस्टेंट चीवी रोका टोकी भी करते हैं। द पेरेंट्स आस्क देम टू अमेंड दीज हैबिट्स, और पेरेंट्स इन हैबिट्स को छोड़ने के लिए बार बार बोलते हैं। बट चिल्ड्रन कैनॉट गिव देम ईजली, लेकिन बच्चे इन हैबिट्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। इट इज़ बिकॉज दे वांट फ्रीडम, क्योंकि जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनको भी अपनी फ्रीडम चाहिए। इन दिस पोएम अमांडा टू हैज ए स्ट्रेंज हैबिट्स। इस पोएम में भी अमांडा जो एक टीनेजर गर्ल है, लड़की है, उसकी कुछ स्ट्रेंज हैबिट्स है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स से फॉर एग्जांपल मदर उसको लगातार याद दिलाती है कि डोंट डू दिस अमांडा ऐसा मत करो, डोंट डू दैट ऐसा मत करो, डिड यू डू दिस, आई आस्क यू टू डू समथिंग, मैंने तुमको कुछ बोलने के लिए कहा था, तुमने किया क्या। बट अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड, बट अमांडा अपने आप को मरमेड समझती है। समटाइम्स वो अपने आप को सोल इनहेबिटेड ऑफ ग्रीन एंड पीसफुल सी, वो इमेजिनेशन में खो जाती है। शी डज नॉट पे हीड टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस, वो अपनी मदर को बिल्कुल भी बात को अनसुना कर देती है। शी इज लॉस्ट इनटू इमेजिनेशंस ऑफ हर ओन, वो अपनी ही कल्पना लोक में खोई जाती है। एंड इन हर इमेजिनेशन शी कंसिडर हर सेल्फ ए मरमेड, वो अपने आप को जल परी समझती है। सोल इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीन एंड पीसफुल सी, और इस हरे और शांत समुद्र की अकेली जल परी है वो। शी लव्स बोथ फ्रीडम एंड साइलेंस, उसको ये फ्रीडम एंड दिस साइलेंस दोनों ही अच्छी लगती है। शी लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम एंजॉयड बाय एन ऑर्फन, कभी कभी वो सोचती है कि मैं तो एक ऑर्फन अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई इंटरफियर रोका टोकी भी नहीं करेंगे। शी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन, शी इज एन इमेजिनेटिव एंड केयरलेस गर्ल, वो लड़की कल्पनाशील तो है साथ में केयरलेस भी है। सो शी डज नॉट वांट टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय एनीवन, इसलिए अमांडा बिल्कुल भी नहीं चाहती कोई उसको किसी भी तरीके से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे। बट अमांडास गर्ल
Amanda's mother does not like some habits of Amanda, so she constantly chivy her. So this was the summary of the poem Amanda. Next poem is in your book First Flight. Poem number 7 is Animals. This poem is written by Walt Whitman. Walt Whitman is a naturalist and American poet. So let's see what is the summary of this poem. Animals, written by Walt Whitman. Summary of the poem. The poet tells us that he feels more comfortable with animals than humans. पोइट शुरुआत में ही बताता है कि उसको मनुष्यों के साथ रहने की तुलना में एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड और दे डू नॉट क्राई अबाउट देयर कंडीशंस. एनिमल अपनी हालात को लेकर कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं करते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड कंप्लेंट अबाउट देयर सिंस एंड रिपेंट अबाउट देयर सिंस. एनिमल रात रात भर जागते नहीं हैं और अपने द्वारा किए हुए बुरे कर्मों के कभी पछतावा नहीं करते हैं. दे डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड. ना ही एनिमल्स कभी ये बताते हैं कि उनका भगवान के प्रति, गॉड के प्रति क्या ड्यूटी बनती है. दीज ऑल थिंग्स वी डू ह्यूमन बींग्स. बट पोइट के अनुसार हम मनुष्य तो ऐसे ही हैं, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं. फर्स्ट वी डू द रॉन्ग थिंग्स. पहले हम गलत काम करते हैं. देन वी लाई अवेक इन द नाइट्स. और फिर हम रात भर जागते हैं. एंड डू रिपेंट. और फिर हम पश्चाताप करते हैं. लाइक दिस एंड वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आवर कंडीशंस ऑफ द लाइफ. और मनुष्य तो हमेशा अपने जीवन को लेकर कोई ना कोई शिकायत करते ही रहते हैं. सो एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. पोइट कहता है कि एनिमल्स हम मनुष्यों से बिल्कुल ही अलग है. इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स आर ऑल इक्वल. जानवरों की दुनिया में सभी एक दूसरे के एक समान है. कोई भी छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं है. दे डू नॉट डिफ्रेंशिएट विद अनदर एज वी ह्यूमंस डू. जैसे हम मनुष्य एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एनिमल ऐसा नहीं करते हैं. दे आर हैप्पी एंड कंटेंट. जानवर खुश रहते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं. दे शो लव, अफेक्शन, सिंपैथी अबाउट देयर फेलो बीइंग फॉर ऑल. और जानवर किसी के प्रति दुश्मनी भी नहीं रखते हैं. वो एक दूसरे के प्रति लव, अफेक्शन, सिंपैथी, केयर, ये सब एक दूसरे के फेलो फीलिंग फील करते हैं. द पोएट सेज that he had all these things, all these good qualities for himself too. पोइट कहता है कि कभी तो यही सारे अच्छे गुण जो एनिमल्स में होते हैं. कौन सी गुड क्वालिटीज? दैट फीलिंग हैप्पी, कंटेंट, नॉट कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ कंडीशंस, नॉट डिस्कसिंग अबाउट ड्यूटीज टू द गॉड, नॉट मेकिंग समवन रिस्पेक्टेबल और समवन नॉट रिस्पेक्टेबल. कभी तो हम मनुष्यों में भी यही सब गुड क्वालिटीज़ थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ सिविलाइजेशन एंड इन द नेम ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, वी हैव फॉरगॉटन ऑल आवर दीज गुड क्वालिटीज़. दोज विद गुड क्वालिटीज़ विच द पोएट कॉल्स एज टोकन्स ऑफ लव. और जानवरों की इन्हीं अच्छी गुड क्वालिटीज़ को पोइट ने यहाँ पर टोकन ऑफ लव भी कहा है. तो पोइट के अनुसार कभी हमारे पास भी ये टोकन ऑफ लव होते थे, लेकिन विद आवर केयरलेसनेस वी हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर.
हमने इन टोकन ऑफ लव्स को, गुड क्वालिटीज़ को, जो अभी भी एनिमल्स के पास है, कहीं पर खो दिया है, बट द एनिमल्स पोजेस देम एंड शो देम अबंडेंटली। लेकिन ये गुड क्वालिटीज अभी भी एनिमल के पास हैं और वो इनको दिखाते भी हैं। सो पोइट भी यही चाहता है, दैट ही कैन लिव विद एनिमल कंफर्टेबली। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम एनिमल्स। नेक्स्ट आवर पोएम इज पोएम नंबर 8, द ट्रीज, रिटन बाय एड्रियन रिच। सो अगली पोइम है हमारी द ट्रीज और इसको लिखा है पोइटस एड्रियन रिच ने। तो इसकी समरी देखते हैं। समरी ऑफ द पोएम द ट्रीज। इन दिस पोएम द पोइटस डिस्क्राइब द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट। एक्चुअली जो पोएम है पोइटस एड्रियन रिच ने, शी हैज advocated for the freedom and equal rights of women and other those persons who are discriminated by the society। तो इस पोएम में पोइटस ने स्पेशली महिलाओं और समाज के ऐसे व्यक्तियों को जिनको समाज ने शोषण किया है और भेदभाव किया है, उनकी फ्रीडम और चॉइस के लिए अपने पक्ष में ये बात कही है। यहाँ पर जो द ट्रीज है, दिस ट्रीज आर इंडोर प्लांट्स। तो ट्रीज को पोइट ने यहाँ पर इंडोर प्लांट्स का उदाहरण दिया है। एंड दिस इंडोर प्लांट्स आर द सिंबल इमेजेस ऑफ वुमेन एंड अदर डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। और ये जो घर के अंदर रखे हुए इंडोर प्लांट्स हैं, जैसे हम गमलों में रखते हैं घर में, वो महिलाओं और ऐसे समाज के व्यक्तियों का प्रतीक बन गए हैं जिनके प्रति समाज ने भेदभाव किया है। सो पोइटस इज आर्ग्यूइंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडोर प्लांट्स। जस्ट लाइक इंडोर प्लांट्स कैनॉट ग्रो अप टू बी ए स्ट्रॉन्ग ट्री, जैसे इंडोर प्लांट भी बड़े ताकतवर मजबूत पेड़ नहीं बन सकते। इंडोर प्लांट्स को भी इफ दे वांट टू बिकम लार्ज एंड पावरफुल ट्रीज, दे हैव टू बी इन द ओपन फॉरेस्ट। तो उनको भी पहले खुले फॉरेस्ट में जाना होगा। इट मीन्स दे हैव टू बी फर्स्ट अचीव देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। पहले उनको अपना फ्रीडम हासिल करनी होगी। सो इंडोर प्लांट्स आर नॉट हैप्पी इन द रूम। इंडोर प्लांट है वो कमरे के अंदर खुश नहीं है। सो दिस इंडोर प्लांट्स यूज एज सिंबल्स ऑफ इन द पोएम। तो ये जो इंडोर प्लांट है इस पोएम में प्रतीक के रूप में यूज किए गए हैं। द ट्रीज आर द सिंबल ऑफ वुमेन, जैसे बताया ये महिलाओं के प्रतीक है। द फॉरेस्ट आर द सिंबल ऑफ सोसाइटी विच इज डोमिनेटेड बाय मैन। और यहाँ पर जो ओपन फॉरेस्ट है वो मैन, जो कि समाज में डोमिनेटिंग, समाज को जो कंट्रोल करते हैं, फॉरेस्ट उसका प्रतीक है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर डिसएंगेज्ड इनटू द क्रैक्स ऑफ द वरेंडा। और अब पोइटस बता रही है कि इंडोर प्लांट्स भी ओपन फॉरेस्ट में जाने के लिए ड्यूरिंग द नाइट कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो उनकी रूट्स हैं इंडोर प्लांट्स की, दे आर क्रिएटिंग क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर। द लीव्स ट्राई टू ग्रो टुवर्ड्स द ग्लास। और जो लीव्स और जो ब्रांचेज है वो खिड़की के शीशों की तरफ से शीशे तोड़ के बाहर निकलना चाहती है। दीज आर लाइक द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स गोइंग टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर। और इन्होंने इंडोर प्लांट्स जो घर से बाहर निकल कर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी जो कंपैरिजन किया गया है उसको ऐसे पेशेंट्स के साथ कंपैरिजन किया है जो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल कर जा रहे हैं। द पोएटेस इज सिटिंग इनसाइड द रूम
पोइटेस रूम के अंदर बैठी हुई है। शी इज सीइंग ऑल दिस हैपनिंग विद हर ओन आइज, और वो अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रही है। क्या होते हुए देख रही है? जब इंडोर प्लांट स्ट्रगल करके रात में घर से बाहर निकल के जा रहे हैं। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। द ट्रीज इनसाइड द हाउसेज आर मूविंग आउट इनटू द नाइट। घर के अंदर रखे प्लांट्स, पौधे आज बाहर निकल कर जा रहे हैं। दे ग्लास ब्रेक्स, वो शीशे भी तोड़ रहे हैं। और बट पोइटेस विल हार्डली मेंशन दिस इन हर लॉन्ग लेटर्स, लेकिन अभी पोइटेस इन सब बातों को अपने इन लॉन्ग लेटर्स में नहीं लिखना चाहती। द मून इज लाइक ए ब्रोकन पीस इन द स्काई, और पोइटस ने और एक इमेजिनेशन दी है और एक सिंबल यूज किया गया है, इमेजरी, कि अब जो आसमान में जो चांद चमक रहा है, इट हैज़ ब्रोकन इनटू पीसेज एंड द मूनलाइट ऑफ ईच पीसेज इज फॉलिंग ऑन द ट्री प्लांट्स विच हैव मूव्ड आउटसाइड ऑफ द होम। और ये जो टूटे हुए चांद मूनलाइट है वो पेड़ के हर हिस्से पे पड़ रही है जो अभी अभी घर से बाहर निकल के ओपन फॉरेस्ट में गए हैं। इट मीन्स women and other downtrodden sections of the society who have moved out of the and gained their freedom, now they are also achieving their part of the chances, their part of the opportunities to move their life forward. So उनको भी अब अपने हिस्से की चांदनी मिल रही है। किसको? जो इंडोर प्लांट्स अभी अभी घर से बाहर मूव करके गए हैं। इट मीन्स दे हैव आल्सो अचीव्ड देयर फ्रीडम। नेक्स्ट पोएम, पोएम नंबर 11 फॉर एनी ग्रेगोरी। दिस इज रिटन बाय विलियम बटलर येट्स फॉर एनी ग्रेगोरी, and let us see this poet. Summary of the poem Anne Gregory. William Butler Yeats was an Irish poet. ये एक आयरलैंड के पोइट थे। So let's see what poet is saying in this poem. Summary of the poem for Anne Gregory, and this poem is written by William Butler Yeats. A young man argues with a young woman. इस पोइम में एक यंग मैन है जो एक यंग वुमेन, नौजवान महिला से बातें कर रहा है। He tries to tell the woman that there is no one in the world who values a person for his or her inner worth. और ये यंग मैन उस महिला से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देर आर ह्यूमन बींग्स एंड इट इज ह्यूमन बींग्स दे विल ऑलवेज लव बाय चॉइस, कि मनुष्य तो हमेशा जिस किसी को भी प्यार करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उसको अच्छा लगता है। बट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पोइट ने, हर हनी कलर्ड हेयर, कि जो आपका यंग लवर है, he will always be happy in the life, never he will be thrown to despair because he likes these honey colored hair very much. But the woman does not want that she should be liked by her honey colored hair. महिला ये नहीं चाहती कि उसका जो लवर है उसको हमेशा सिर्फ इसलिए पसंद करे क्योंकि उसके हनी कलर्ड हेयर बहुत ही सुंदर है। She says that I can color my hair in any other color. बाल तो किसी और रंग के भी मैं कलर कर सकती हूँ। She does not want that she should be loved by her lover only because of her physical appearance. She does not want to give much importance to the physical appearance. But a religious person
नाउ कम्स टू हैव कन्वर्सेशन विद द वुमेन। अब एक धार्मिक व्यक्ति है, साधु संत है, जो महिला के साथ बातचीत कर रहा है। सो द religious man, holy man, tried to get this point to the woman that human beings are like this only. Do not give much importance to spiritual or inner beauty for the love. जो मनुष्य होते हैं वो आध्यात्मिक प्रेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। Only God loves all the human beings for themselves alone. इस तरह का प्यार जिसको हम प्लेटोनिक लव बोलते हैं, जो आध्यात्मिक होता है, जो कि भौतिक सुंदरता के लिए या बाहरी दिखावट के लिए नहीं होता है, जो कि ओनली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते ही प्रेम करना सिखाता है। दिस टाइप ऑफ लव ओनली गॉड लव ऑल द ह्यूमन बींग्स फॉर themselves alone. ऐसा प्रेम तो सिर्फ हमें गॉड भगवान ही करता है। On the other hand, the young woman tries to tell that she won't accept anyone who loves her for her looks. लेकिन महिला बोलती है she is hoping for the same type of love, like spiritual or platonic love. But the holy man says that yesterday only he had heard in some scriptures that such type of love can be received only from the God. So the holy man advises the young woman to expect this type of love from God only and be prepared that the human beings will always love for the physical beauty or look or appearance only. तो इस पोइम में जो पोइट है विलियम बटलर दो टाइप के लव की बात कर रहा है। एक तो जो हम मनुष्य ह्यूमन बीइंग सामान्य व्यक्ति करते हैं, दैट इज लव बाय चॉइस। वो तो लव बाय चॉइस होती है। वी लव दैट पर्सन और दैट ऑब्जेक्ट ओनली विच वी थिंक एज ब्यूटीफुल। बट द इनर लव और प्लेटोनिक लव और स्पिरिचुअल लव that we can get only from the God. So we should, that type of love should be expected only from the God. So ये थी पोइम आपकी फॉर एन ग्रेगरी। और हमारी लास्ट पोइम है समरी रिवीजन के लिए। पोइम का नाम है फॉग और इसके पोइट है कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की लिखी हुई ये पोम है फॉग। चलिए इसकी समरी देखते हैं। समरी ऑफ द पोएम। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। द पोएट हियर पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ फॉग। फॉग जो हम कोहरा, धुंध जिसको बोलते हैं, कोहरा जो सर्दियों में आजकल नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ शोन लाइक ए कैट। यहाँ पर फॉग की कंपैरिजन एक कैट बिल्ली से की गई है। वाई इट इज कंपेयर्ड विथ कैट? बिकॉज ऑफ द सेम टाइप ऑफ मूवमेंट एंड सेम स्टाइल ऑफ वर्किंग। जैसे बिल्ली अराइव्स at any place without making a noise very silently and peacefully। जैसे बिल्ली किसी एक स्थान पर बिल्कुल ही बिना शोर किए, बिना कोई भी हलचल किए आती है, वैसे ही फॉग कोहरा भी कोई बैंड बाजा बजाते हुए, बातचीत करते हुए या शोर करते हुए नहीं आता है। द cat and fog both comes silently and slowly। कैट भी और उसी की तरह फॉग भी, कोहरा भी चुपचाप बिना कोई हलचल शोर किए अपना काम करते हैं। इट कम्स ऑन द लिटिल फीट लाइक ए कैट। लाइक ए कैट बिल्ली की तरह ही, जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे एंड साइलेंट फीट
पैरों पे चल के आती है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस और नॉइस, वैसे ही फैट। फॉग, इट सिट्स ऑन इट्स हाउंचेज, बिल्ली अपने पंजों पर बैठती है और किसी एक प्लेस पर, यहाँ पे हार्बर बोला गया है फिर से, बंदरगाह पर, और बैठ के चुपचाप देखती है। एंड लुक फॉर द प्रे, शिकार और देखती है। कैचेज इट साइलेंटली, चुपके से पकड़ती है। एंड गोज अवे साइलेंटली, और फिर अपना प्रे, शिकार लेके शांति से चली भी जाती है। सेम टाइप फॉग आल्सो कम्स साइलेंटली, कोहरा भी साइलेंटली आता है। इट कवर होल स्काई एंड द हार्बर, और कोहरा पूरे आसमान और पूरे बंदरगाह और सिटी को कवर कर लेता है। इट मीन्स मेक्स इनविजिबल, अदृश्य बना देता है। एंड इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, बिल्ली और फॉग कुछ समय के लिए जैसे रहते हैं। सिमिलर वे देन एज द कैट गोज अवे साइलेंटली, जैसे बिल्ली चुपके से चली जाती है, उसी तरीके से कोहरा भी चुपके से छट जाता है, चला जाता है। Thus the fog is presented here as the metaphor of a cat। इसलिए fog और cat यहाँ पर एक दूसरे के मेटाफोर मीन्स रूपक या प्रतीक के रूप में यूज किए गए हैं। एक्चुअली पोएट कार्ल सैंडबर्ग, by giving the examples of cat and fog and silence and peace and does their work peacefully silently, दोनों अपना काम बिल्कुल शांति से बिना डिस्टर्बेंस के करते हैं। Here the poet is underlying the importance of peace in our lives। पोएट हम सबके जीवन में शांति, पीस की इंपॉर्टेंस को बताना चाहता है। Here the poet's aim is to underline the peace in our life। पोएट ये कहना चाहता है, यदि हमें अपने जीवन में अच्छा काम करना है, ठीक तरीके से करना है, परफेक्टली करना है, एफिशिएंटली करना है, स्किलफुल करना है, कुशलतापूर्वक करना है, तो वी शुड बी पीसफुल। हमें पीसफुल, आवर इनर शुड बी पीसफुल, पहले हमारे मन में शांति होनी चाहिए। इफ़ पीस इज नॉट देयर इन आवर लाइफ्स, यदि व्यक्ति के जीवन में या फिर समाज में शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगी, देन वी वोंट बी एबल टू वर्क परफेक्टली और इन ए बेटर मैनर। तो हम फिर अच्छे तरीके से अपने काम नहीं कर पाएंगे। सो बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉग एंड क्वैट, अभी तक आप समझ गए होंगे पोएट किस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना चाहता है, शांति की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। और यहाँ पे याद रखिए, सेवरल टाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन्स। इस पोएम के लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो जहाँ पे आप पढ़ेंगे लाइक ए कैट, लाइक ए, तो आपका आंसर होगा सिमले, SIMILE, फिगर ऑफ स्पीच, सिमले। सो दिस वाज द summary of poem Fog। So with this we have covered all the 11 poems and their summary। Thanks for watching। Thank you।